प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको तो मौसम वैज्ञानिक होना चाहिए। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आज पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर कहा कि वो मुझे सिक्योरिटी देने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने सिक्योरिटी लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे लोग सलामत रहे तो मैं सलामत रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर आरएसएस के प्रत्याशी हैं और उन्होंने क्षेत्र के लोगों से गुर्जर को वोट ना देने की अपील भी की है। इसके साथ ही ओवैसी ने चुनावी दांव खेलते हुए कहा कि आप मजलिस के प्रत्याशी को जिताइए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़ित कहां जाए, ऐसा ही एक मामला औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक दबंग प्रधान के बेटे ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में चोरी से नाबालिग के घर में घुसकर पहले उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता को वीडियो वायरल करने का बदनाम करने की कोशिश भी की और उसको धमकी देना भी शुरू कर दी। बता दें कि पीड़िता ने जब 112 डायल कर पुलिस को इस बात की जानकारी दी तो पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दबंग प्रधान ने पीड़िता पर समझौता बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते पीड़िता पुलिस के आला अधिकारी से न्याय की गुहार भी लगा रही है। सर 25 तारीख को जब रात में मैं घर पे सो रही थी तो लगभग 10 बजे का टाइम है, मैं रजाई होकर सो रही थी और दो लड़के मेरे घर में घुस आए। पता नहीं छत से होकर कहीं से भी आए, दो लड़के घुस आए तो रजाई के ऊपर से उन्होंने मुझे दबा लिया, मेरा मुंह दबा लिया तो उसने पैर दबा लिया से और फिर मेरे साथ गलत काम किया और मेरी फ़ोटो वीडियो जो कुछ बनाई हो और धमकी दी कि अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हारी ये वीडियो फ़ोटो वायरल कर देंगे और तुम्हारे भाई छोटे भाई को तुम्हारे मरवा देंगे और तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे, तुम किडनैप करवा देंगे। इस वजह से सर हमने डर की वजह से किसी को बताया नहीं। फिर 31 तारीख को रात में फिर से लगभग 11 बजे की बात है, मैं सो रही थी रजाई ओढ़ के तो अचानक से 3 लड़के आए, उन्होंने मेरा मुँह दबा लिया, पैर दबा दिए, इसी तरह से मेरे साथ गलत काम किया। मैं सर बोल नहीं पाई। जैसे तैसे मुझे मौका मिला तो मैं अचानक से चिल्लाई, मैंने आवाज़ लगाई बाबा को तो बाबा ने कहा बेटा गेट खोलो। जैसे ही मैं गेट खोलने गई तो दो लड़के तो भाग के छत से निकल गए, जिनमें से एक राहुल था और एक शिवम था। इन्हीं दोनों लोगों ने मेरे साथ सर गलत काम किया। तो राहुल और एक और जो लड़का था उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो तो छत से होके भाग गए, लेकिन जो शिवम नाम का लड़का था वो जाकर मेरे कमरे में जाकर सबसे अंदर वाले कमरे में जाकर छिप गया। जब बाबा आए उन्होंने देखा तो वो अंदर वहीं बैठा था। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो बाबा को धक्का मारकर वो अचानक से भाग गया। सर आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें आपने एक ही का नाम लिया था, दूसरे का नाम क्यों नहीं लिया? सर वो उन्होंने धमकी दी थी, मुझे कहा था अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे। इसकी डर की वजह से सर मैंने किसी को बताया नहीं। वो कह रहे थे मेरे पापा प्रधान है, देखो क्या कर लोगे आप, इसलिए सर मैंने बताया नहीं किसी को। अच्छा, वो दबंग किस्म के आदमी है? हाँ सर। जी जी, धन्यवाद। है हम अपनी वाइफ को लेके राजस्थान में मिला नाम है हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने गए थे पथरी का। तो हमारे घर पे कोई नहीं था, छोटे दो बच्चे थे, एक बच्चा था और हमारे पिताजी 80 साल के उम्र के हैं, वही लोग थे। पिताजी बाहर सो रहे थे और लड़कियां बाहर अंदर सो रही थी। उसी समय ये लोग घर में कूद कर इन्होंने हल्ला मचाया। क्या किया क्या नहीं किया ये हम नहीं बता सकते हैं। जब पिताजी ने हमारे ने दरवाज़ा खोला तो दो लोग भाग गए और एक आदमी घर में भीतर घुस गया शिवम करके। तो हमको जब खबर मिली तो मैंने फ़ोन किया कि भाई इन लोगों की इत्तला लिखा दो, मेरे आने के बाद फिर मैं रिपोर्ट लिखाऊँगा। तो जब दूसरे दिन जब मैं घर पे आया तो लड़की को सांत्वना दी, तब उसने ये सब बयान हमको बताए। फिर मैंने फरियादी की तो इन लोगों ने हमारी फरियादी लिखी नहीं।
लिखी नहीं। हाँ। आप कहाँ कहाँ गए एप्लीकेशन को लेके? मैं अजीतमल भी गया, अटरू भी गया, औरैया थाने में औरैया भी गया, कपूर भी गया था एसपी साहब के यहाँ। जी। हाँ। एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? एसपी साहब ने कहा था कि आप जाओ थाने से, जो भी होगा सब थाने से होगा, मैंने भेज दिया है यहाँ से। जी, अब आप क्या चाहते हैं? हमको सर इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जी बस। जी जिसने सर। गुनाह किया है उसको बंद कराया जाए, अन्यथा। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपना झंडा फहराने में लगी हुई हैं। पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, जिसमें कुशीनगर विधानसभा की 333 सीट से राजेश प्रताप रावत उर्फ बंटी राव को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। झांसी के मौरानीपुर में 2 महिलाओं ने टप्पेबाजी करते हुए एक युवक की बाइक के बैग से नकदी पार कर दी। बता दें कि चोरी की ये पूरी घटना बैंक के बाहर लगे कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीड़ित ने कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही की मांग की है। बता दें कि मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला परवारीपुरवा निवासी स्टेट बैंक से पैसे निकालने आया था। उसने बैंक से 5,09,000 रुपए निकाले और अपनी बाइक के बैग में रख दिए। पहले से ही पैसे की ताड़ रखी 2 महिलाओं ने बैंक से बैग चोरी कर लिया और वहां से फरार हो गई। क्या नाम आपका? कमला प्रसाद। क्या घटना घटी है आपके साथ? बैंक से 5,09,000 रुपया निकाले और एक थैला में डालकर, उसी में पासबुक है, उसी में पैन कार्ड है, उसी में एटीएम कार्ड है, उसी में चेक है और आधार कार्ड है, लेके थैला में रख लिए। थैला में रख के निकल के बाहर आए और अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे और स्टार्ट करके पीछे मोड़ी। उतने में ही किसी ने मैं थैला के 5,09,000 रुपया, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक और पासबुक चुरा के महिलाएं ले गई। तो कहाँ से निकाले थे आपने पैसे? किस लिए निकाले थे और पैसे? SBI भारतीय स्टेट बैंक शाखा से, मऊरानीपुर से ज़रूरत थी इसलिए पैसा निकाले थे। कितने बजे आए थे आप देना? 12:30 बजे। 12:30 बजे। कितने बजे की घटना है और जी आपके? ये 12:55-56 के करीब। अच्छा, कितने किया? कैमरा में तो कैद आई महिलाएं हैं कि पुरुष? महिलाएं, अच्छा, महिलाएं। 3 महिलाएं। 3 महिलाएं। आपने पुलिस से तहरीर दी? अभी तहरीर नहीं दी, जा रहे तहरीर देने। इन्फॉर्म किया, उनको सूचना दिया, जिस पर उनके अधिकारीगण आए, CO साहब भी आए, इंस्पेक्टर वाली निरीक्षक भी आए, सूचना दिया तो सब लोग आ गए हैं। अब थाने जा रहे हैं, तहरीर देंगे, मुकदमा लिखाएंगे। कितने की हुई और क्या घटना है? आज लगभग 2 बजे थाना मौरानीपुर में एक सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति जिनका नाम है कमला प्रसाद, उनके द्वारा ये बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मौरानीपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत आता है, वहाँ से कुछ धनराशि की चोरी हो गई। घटनास्थल पर थाना प्रभारी एवं मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और CCTV फुटेज का अवलोकन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना में कौन सामने आया सर? महिलाएं कि पुरुष? जैसा कि CCTV फुटेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया में ऐसा दिख रहा है कि 2 महिलाओं द्वारा, लगभग 2 महिलाओं द्वारा टप्पेबाजी की गई है। पूरी तस्दीक कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? कमला प्रसाद। क्या घटना? मध्य प्रदेश के रीवा मंगवा थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है। पीड़िता ने मामले पर बयान देते हुए बताया कि एक युवक ने पीड़िता के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया और घर पर रखी हजारों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया। वहीं मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़िता जब थाने पहुंची तो पीड़िता की तहरीर भी सही से नहीं लिखी गई। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यह हुआ है कि हम घर हम पैसा कर पोस्ट ऑफिस 3 ठे लड़कियों के नाम जमा कराना 5 साल का, तो पर साल शादी कर बेटी हमके तो कान कुछ निकाल के खरीद ले।
तो राजमान लोनिया दिखी से तो वह रोए थे आए के हमारे यहाँ 11 बजे रात लाइट गिरा दिया। तो लाइट गिराए के बाद हम निकालें तो अर्थ में पानी डाला, अर्थ में पानी हम जल लगा के टांगी मारी तो गिर जाऊँ। तब फिर हम खा घसेर के लगे तो सरिया में काटी से जब बेहोश हो जाए तमा चांदी सोन 3 ठेलाई की 3 जोड़ा पायल आधा किलो का सकरी आप पैसा हमारे पूरा लाइक भर दे दिन ही 5 यहाँ लगा है और 2 हाथ में लगा। ये कब की बात है? 11 बजे छोटी बच्ची भर रही है, छोटा हो गया हम भाई हमारा लड़का बच्चा सब रीवा मजदूरी करा जाऊँ थाने वाले में हम लिखन तो वह नहीं लिखी नहीं जो हम बतावत गए तो नहीं लिखी नहीं शेरी बोकारी लिखी नहीं तो शेरी गो में खाली नहीं हमारे शेरी नहीं आई ना हमारे बोकारी ना शेरी ना गोरू। क्या नाम है आरोपी? राजमन लोनिया कहाँ? कहीं कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। उज्जैन के कायथा में देव छठ के अवसर पर क्षेत्र के सती चौक तोड़ा मोहल्ला में जागरण के साथ कायथा के 2 देवस्थान पर भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें बड़ी संख्या में गांव वालों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक महेश परमार ने भी देवस्थान पहुंचकर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही छोटा बाजार स्थित माली मोहल्ला में स्थित देव मंदिर में जागरण के साथ ही भजन कीर्तन का दौर पूरी रात चला। इसके अलावा देर बाबा के विशेष श्रृंगार का पूजा अर्चना भी की। बता दें कि यहाँ भी भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। खबर जम्मू कश्मीर से है जहां स्कूल फिर से खोलने के समर्थन में जिला पुंछ के अभिभावकों ने भव्य विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर चुनाव हो सकते हैं तो स्कूल बंद क्यों है, बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद किया जा रहा है, बच्चे घर में बैठे बैठे बिगड़ रहे हैं और गलत रास्तों पर जा रहे हैं। भारत सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल्स जल्द से जल्द ओपन करें। बच्चे सफ़र हो रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन भेजा जा रहा है सफ़र, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूर दराज एरिया में रहते हैं तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर की ऐसी जियोग्राफी देखें आप टोपोग्राफी है कि कहीं जगह पे नेटवर्क नहीं है। तो सिटी के अंदर नेटवर्क आता है, कहीं देहातों के अंदर नेटवर्क नहीं है, तो बच्चे वो कैसे पढ़ पाएंगे। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि स्कूल को ओपन किया जाए, इन बच्चों का जो है जो फ्यूचर जो है वो रोशनी की तरफ आए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इन 3 साल पीछे होने की वजह से हमारे बच्चे 50 साल पीछे हो गए। जो कल बच्चा जिसकी ख्वाब थी IAS ऑफिसर बनने के लिए, KS ऑफिसर के लिए, वो उसकी ख्वाब अधूरी रहेगी। वो बच्चे जो है अपनी लाइन को चेंज करके कहीं दूसरी तरफ गलत सोसाइटी की तरफ चले गए। एजुकेशन एक ऐसी लाइन है कि वो बच्चों को बुरी आदतों से रोकती है, रोशनी की तरफ लाती है, अच्छी सोसाइटी में लाती है। जब आदमी अनपढ़ होगा तो नेचुरली जराइम ज़्यादा फैल जाएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि स्कूल ओपन किए जाएँ तो बच्चों के लिए कोई अच्छा बेहतरी हल की जाए। सर पिछले 3 साल से स्कूल बंद है, इसके पहले भी आप 1-2 बार चेयरमैन सर से मिले हैं, तो क्या कहना चाहिए अगर स्कूल नहीं खोलेंगे तो आप जो है किस तरह के स्टेप लेंगे? तो वो आज हमारी लास्ट वार्निंग है गवर्नमेंट से कि अगर ये स्कूल नहीं खोलेंगे तो हम तमाम लोग जो है सड़कों पे आ जाएंगे, हम धरने रहेंगे, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक स्कूल ओपन नहीं होंगे। हमारा फ्यूचर जो बच्चे हैं, अगर हमारा बच्चा अनपढ़ रह गया तो पूरा एक मजदूर है, एक अफसर है, वो बच्चे के लिए कमाता है। अगर आपकी दौलत जो है वो दौलत ज़मीन नहीं है, आपकी मकान नहीं है, दौलत आपका बच्चा है। अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो हमें यहाँ जीने का कोई हक नहीं है। लिहाजा हम तमाम लोग जो हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हैं, तमाम लोग जो हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे जब तक हम। देवरिया जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन के तीसरे दिन कुल बागी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें रामपुर कारखाना से 3, भट्टा पाररानी, देवरिया सदर, बरहज और पत्थरदेवा से 2-2 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। वहीं रुद्रपुर और सलेमपुर विधानसभा से कई नामांकन पत्र नहीं भरा गया। बता दें कि नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रत्याशियों के साथ गेट पर अंदर सिर्फ 2 लोगों को प्रवेश करने की इजाजत दी गई थी। नामांकन दाखिल करने में पत्थरदेवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही,
देवरिया सदर से सलभ मणि त्रिपाठी, रामपुरा कारखाना से बसपा प्रत्याशी पुष्पा देवी, बरहत से कांग्रेस प्रत्याशी रामजी गिरी, रामपुर कारखाना से सपा प्रत्याशी गजाला लारी, रामपुर कारखाना से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र चौरसिया आदि ने अपना नामांकन पत्र दिया। वहीं नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशियों ने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। में मैंने पर्चा दाखिल किया है। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव लड़ने के? विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है और अपने क्षेत्र के लोगों का सम्मान, सुरक्षा। बीजेपी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है। पूरे प्रदेश में इकलौते चौरसिया समाज से आप प्रत्याशी हैं, किस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी में किसी जाति के व्यक्ति को, किसी भी गरीब के बेटे को भी टिकट मिल सकता है। ये देश में एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से किस प्रतिद्वंदी आपका कौन है सबसे मजबूत इस समय, क्या लग रहा है? रामपुर कारखाना में किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग 1 लाख से अधिक वोट पाकर वो चुनाव जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जीतने पे आप क्या क्या अपने जनता को देंगे, अपने क्षेत्र की जनता को देंगे जो अभी तक कोई पार्टी नहीं किया? देखिए, हम लोग नौजवान हैं और लंबे समय से सड़कों पर लड़ के आए हैं। रामपुर कारखाना के गांव गलियों के बारे में, वहां के नौजवान बेरोजगारों के बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम लोग चुनाव जीतेंगे और वहां आज तक जो विकास कार्य रहे हुए उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है और वहाँ प्रत्याशी भी आप ही का बीजेपी का ही रहा है, लेकिन कोई तरक्की अभी तक वहाँ पे कोई नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी देखने को नहीं दिखाई मिला। देश और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप चाहे जिस एंगल से देख रहे हो कि विकास न हुआ हो, हमारी सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति के खाने से लेकर और नौजवानों के रोजगार तक की हर व्यवस्था कर रही है। आपके लिए मैं प्रत्याशी हूँ। आज मैं अपना नामांकन कर रहा हूँ और हमेशा से सुना है कि नामांकन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से नामांकन कराना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नामांकन कराना चाहिए। तो मैंने जो पूरे देवरिया विधानसभा सदर में सबसे मजबूत अगर किसी को पाया तो हमारे साथ ये बहन है निशा तिवारी। ये आपके बीच में रहती हैं, आप सब इनको जानते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं इनको सबसे मजबूत मानता हूँ। लोगों के लिए बहुत सारे लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन निशा तिवारी सबसे मजबूत है, जो सुबह उठती हैं, रोज़ अखबार बांटती हैं, अखबार पहुँचाने के बाद ई रिक्शा चलाती हैं और बहुत ईमानदारी से अपना भरण पोषण करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे छोटे दल है कचरे के रूप में इन्हें साफ कराएंगे इनसे? निश्चित तौर पर देखिए, रामलखन पासवान जी मेरे साथ आज खड़े हैं। ये शहर की सफाई भी करते हैं, कचरा साफ करते हैं और ये जितने विपक्षी हैं उनको भी ये साफ करने का काम करें। भैया, देवरिया की जनता को मुख्यमंत्री पार्टी से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या कुछ नया करेंगे देवरिया की? देखिए, बहुत कुछ होना है, मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना भी है। मेडिकल कॉलेज आया, आपको पता है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जिसका फ़ायदा देवरिया को मिल रहा है, ये भी आपको पता है। लेकिन एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बहुत कुछ होना है। स्मार्ट सिटी के तौर पर देवरिया को विकसित किया जाना है। रोड जाम की समस्या है, उसको लेकर जो बाईपास का एक विषय है उस पर काम होना है। कृषि विश्वविद्यालय को लेकर बहुत वर्ष से मांग उठ रही है। कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हम सब मिलकर काम करें। आपने सुना होगा कि गोरखपुर महानगर में शामिल हो गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। जो तरक्की का जो पहिया सैफई में फंसा पड़ा था, उसको पूरे प्रदेश में दौड़ाया और गोरखपुर देवरिया तक ले आए हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि तरक्की का पहिया देवरिया के एक्सप्रेस वे पर दौड़ाए। देखिए, जो मुद्दा है उस सबको पता है कि सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तेल 200 रुपये लीटर और उसके अलावा गैस इतना महंगा, डीजल पेट्रोल की महंगाई, और ये तो सामने दिखता है। लेकिन जो दिखता नहीं उसके बारे में बताऊं कि अगर 5 साल पहले या 4 साल पहले जो लोग ब्लड शुगर जिनको था, जो दवाएं वो लोग 150 में पूरे महीने का पत्ता ले लेते थे, आज जाकर देखिए कि 1000 रुपये, 700 से लेकर 1000 रुपये तक वो मिल रहा है। सिर दर्द की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा जो बहुत सस्ती होती थी, थायराइड की दवा जो बहुत सस्ती होती थी, आज उसको ख़रीदे तो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। महंगाई पे लगाम लगाने के लिए और उसके अलावा जो बेरोज़गारी, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके इधर उधर फिर रहे हैं, उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब भी सरकार बनेगी तो हम लोग 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और उसके अलावा जो क्षेत्र का विकास है, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, या बिजली के क्षेत्र में हो, साफ़ पानी हो, और स्वास्थ्य के लिए जो सही सुविधा होगी उसको हम लोग मुहैया कराएंगे और चाहेंगे कि मुफ्त
इलाज हो और मुफ्त दवा दी जाए। सीटों में पर्चा भरे हैं आप? 2 सीटों में। किस विधानसभा से? रामपुर का खाना क्या विकास के क्या मुद्दे होंगे आपका? समाज पार्टी विकास के लिए क्या करेंगे? गरीबों की सेवा करना और आगे भी जो जितना हो सके मैं करूँ। मैंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है पत्र सेवा 329 से। भारतीय जनता पार्टी का बेसिक प्रारंभिक कार्यकर्ता हूँ और उसके लिए मैं हृदय से अपने नेताओं को आज करता हूँ। मेरे प्रस्तावक के रूप में जो है वो श्री विजय बहादुर दुबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री हैं, मेरे क्षेत्र के निवासी हैं वो, और दूसरे पत्रसेवा के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रह्मा यादव जी, उनका वोटर लिस्ट में ब्रह्मपुत्र के नाम ब्रह्मा लिखा हुआ है, उन्होंने दोनों ने प्रस्ताव किया। ठीक, आप प्रदेश सरकार के क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, आने वाले दिनों में देवरिया के विकास की प्राथमिकता होगी। देवरिया में पिछले सरकार के भीतर मेडिकल कॉलेज खोला गया था और आने वाले दिनों में एक चीनी मिल की स्थापना यहाँ पर देवरिया। खबर हरदोई से है, जहां जिले के पाली पीएचसी पर तैनात एक महिला डॉक्टर ने पीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद शुक्ला पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर द्वारा उसका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। बता दें कि महिला डॉक्टर ने कार्यवाही के लिए सीएमओ को पत्र लिखा, साथ ही साथ जन सुनवाई पर भी शिकायत डाली है। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा राठौर है। मैं वो हूँ पीएचसी पाली पे, और मेरी ड्यूटी 5 तारीख को लगी थी महिला जिला अस्पताल में। तो मुझे सीएमओ सर का फ़ोन आया कि आप ड्यूटी पर आइए, आपकी ड्यूटी एक्सचेंज नहीं हो पाई है। तो मैंने कहा मेरे पास कोई वाहन नहीं, तो मैं कैसे आऊँगी। तो मुझे यहाँ से गाड़ी एक दी गई, सरकारी गाड़ी जो डॉक्टर्स के लिए ही होती है, दी गई। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ पे जैसे ही ड्यूटी करके निकली, मुझे वहाँ गाड़ी भगा दी गई और बोला कि ये ड्यूटी जो है, गाड़ी जो है वो बारात में जाएगी इच्छाराम को टोडरपुर लेकर, आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आप अपना इंतज़ाम करें। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी अपने ओआईसी डॉक्टर आनंद शुक्ला से, उन्होंने भी यही बोला कि गाड़ी भेज रहे हैं। फिर मुझे 3.5 घंटे मैं रोड पर अंधेरे खड़ी रही और मुझे भ्रमित किया गया, बार बार भ्रमित किया। कभी ड्राइवर कह रहा मैं यहाँ पर हूँ, कभी कह रहा मैं वहाँ पर हूँ, कभी कह रहा मैं रेलवे क्रॉसिंग, कभी कह रहा मैं थोड़ी देर रुकिए मैं आ रहा हूँ, और बार बार मेरी लोकेशन भी ली जा रही, लेकिन मुझे गाड़ी नहीं दी गई। अतः मैं परेशान होकर फिर मैंने सरकारी बस, जो लास्ट बस होती है वो हमने ली, और मैं 11:30 बजे रात को घर अपने पहुँची हूँ। मेरा पूरा परिवार डर गया इस घटना से, और मेरे अधिकारी ने एक बार भी सुध भी नहीं ली कि गाड़ी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और वो गाड़ी बारात में लगाएगी सरकारी गाड़ी। सरकारी गाड़ी पहली बार फंक्शन में गई, इससे पहले भी जाती रही है? मुझे तो लगता है हर बार फंक्शन में ही जाती है सरकारी गाड़ी, डॉक्टरों के लिए नहीं दी जाती। क्योंकि यहाँ पे एक और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुस्लिम अंसारी, उनको भी ऐसे ही वहाँ भेजा गया और गाड़ी कहा कि गाड़ी निपीड़न किया जा रहा है, और कोई भी ड्यूटी या मीटिंग नहीं होती, फिर भी मुझे बोला जाता है कि तुम्हारी वहाँ मीटिंग है सीएमओ ऑफिस में और तुम्हारी ये ट्रेनिंग है, लेकिन हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी जा रही लिखित में। और फिर तुरंत जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो पता चलता है कि वहाँ कोई मीटिंग नहीं थी और ना ही वहाँ पे कोई ऐसी कोई कार्यक्रम था। तो मुझे मेरा जानबूझ के मुझे परेशान भी किया जाता है। कई बार ऐसा हो चुका, 2-3 बार हो चुका है। तो आप क्या चाहती है पूरे मामले में? मुझे न्याय दिया जाए, और जब भी सरकारी गाड़ी, जब सरकारी तेल आ रहा है, उसका खर्चा दिया जा रहा है सरकारी, कि तेल और ड्राइवर का जो उसमें पड़ता है, तो इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों की दुनिया।